अपन लेके आए चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन जीवों में जनन है। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है अपने क्लास 12th का। चैप्टर नंबर फर्स्ट है जीवों में जनन। आपको मैंने इसके 8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें चैप्टर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वीडियो मैंने इसके बच्चों डाल दिए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट खोलिए, आपके सामने ये 8 वीडियो आ जाएंगे लगातार। फिर आप देखिए इन 8 वीडियो को, और जब आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो मैंने बनाया एक लंबा वीडियो जो मैं बना रहा हूं। अब इस वीडियो के अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी को चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताओ। तो आपकी भारी फरमाइश पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। आप लोगों को क्या करने हैं, पहले ये वीडियो देख रहे हैं, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को साबित करना है। तो ये पहले आप लोग ये क्या कीजिए, ये क्वेश्चन ये वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जाइए। इस प्रकार आप ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसको जितने भी चाहे ये बोर्ड के अंदर जितने भी मार्क्स का आएगा, आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको 12th बायोलॉजी में जितने भी जो चैप्टर होंगे उन सब के वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा आपके नवंबर या दिसंबर से पहले पहले। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सारे चैप्टर बता दूंगा। जब भी आपका मूड हो मेरे चैनल पर आइए, बायो बाय आरसी, और आप तुरंत प्लेलिस्ट खोलिए और जो भी चैप्टर आपको अच्छा लगे उसका वीडियो देख लीजिए। थैंक यू बच्चों। मैं अब आपको इसके वीडियो बना रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। आप लोग इस 1.5 घंटे का वीडियो है, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है। इसमें लगभग 80 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में बुक के क्वेश्चन भी सम्मिलित किए अपन ने। जो बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीछे वाले, उन क्वेश्चन को भी सम्मिलित किया है, और बीच के जो क्वेश्चन है उनको भी सम्मिलित किया है। आप लोग एक चीज मत भूलना, आपको नोटबुक लेके बैठना है, यानी कॉपी लेके बैठना है, और जैसे ही क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को आपको रोक देना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करनी है कि मुझे आंसर आता है कि नहीं आता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर जो मैं बता रहा हूं वो मैच करना, अगर सही है कि नहीं है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। आप वीडियो देखते ही आपको ये सारे क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट कर लोगे, ठीक है। तो अपन ये वीडियो देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, आज अपन चैप्टर फर्स्ट है जीवों में जनन। उस जीवों में जनन चैप्टर क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी अपन स्टडी करेंगे। बुक के पीछे वाले क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, और जो भी 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये जो जीवों में जनन है ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है। इसमें या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है, ठीक है। तो अपन इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे अपन स्टडी करते जाएंगे। आपको बुक के पीछे वाले क्वेश्चन भी समझा देंगे। लगभग 50-60 क्वेश्चन है। आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। और जो भी आपको लगता है कि ये सवाल हमें नहीं आता, आप लोग तुरंत उस सवाल को लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपके इन फ्यूचर काम आए। अपन सबसे पहला सवाल बताते हैं आपको, बहुत ही सरल है। मानव जीवन की शुरुआत एक कोशिका से हुई, उस कोशिका का नाम बताओ। मानव जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। बहुत सिंपल, मैं बीच से सवाल उठा रहा हूं। जो आपकी एनसीईआरटी की 12th का नया सिलेबस है उसके बीच से मैंने सवाल उठाए हैं। जो आरबीसी बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें बुक के पीछे वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसमें 20 से सवाल उठाए जाते हैं। तो वो 20 से सवाल उठाए मैंने। मानव जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। मानव जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है, एक कोशिका से होती है। उस कोशिका का नाम बताओ, ठीक है। मानव जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है, उस कोशिका का नाम बताओ मेरे प्यारे बच्चों।
तो बिल्कुल सही है युग्मनज। क्या उत्तर होगा इसका? जाइगोट। क्या होगा? जाइगोट या युग्मनज। ये जाइगोट या युग्मनज है, इससे प्रत्येक जीव की क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है, इस एक कोशिका से क्या होता है? पूरा मानव बनता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर अगला सवाल आता है, अंडपरजक प्राणी है, जो अंडपरजक प्राणी होते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अंडपरजक प्राणी और सजीव प्रजनक प्राणी है, उसके उदाहरण बताओ। अंडपरजक प्राणी और सजीव प्रजनक प्राणी के उदाहरण बताओ। अंडपरजक और सजीव प्रजनक प्राणी के उदाहरण, यानी ओविपोरस और विविपोरस एनिमल्स से उसके उदाहरण बताइए। उदाहरण बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए क्या उदाहरण होते हैं जो अंडे देते हैं और जो अपने समान बच्चे देते हैं। तो अंडपरजक प्राणी का उदाहरण आपको बताइए, पक्षी है। क्या है? पक्षी है। इसी तरह से छिपकली है। क्या है? छिपकली है, ये अंडे देते हैं। ठीक है, सजीव प्रजनक प्राणी का क्या है? मनुष्य है। क्या है? मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी होता है, सजीव प्रजनक प्राणी होता है। इसी तरह से आप बता सकते हो, कुत्ता है वो सजीव प्रजनक प्राणी है। ठीक है, शेर है वो सजीव प्रजनक प्राणी है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर अगला सवाल इसने कहा है, बहुत घुमा के सवाल है, सजीव प्रजनक प्राणियों की उत्तरजीविता क्यों बढ़ जाती है? जो सजीव प्रजनक, पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल है, सजीव प्रजनक, सजीव प्रजनक, जो सजीव प्रजनक प्राणी है, सजीव प्रजनक प्राणियों की, सजीव प्रजनक प्राणियों की उत्तरजीविता, सजीव प्रजनक प्राणियों की उत्तरजीविता क्यों बढ़ जाती है? सजीव प्रजनक प्राणियों की उत्तरजीविता क्यों बढ़ जाती है? यानी जो सजीव प्रजनक प्राणी होते हैं उनसे जो बच्चे बनते हैं वो ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं, या उनके उत्तरजीविता क्यों बढ़ जाती है? ठीक है, अब आपको इसका आंसर बताते हैं, क्योंकि उनकी भ्रूणीयावस्था में सही देखभाल होती है, यानी उसकी सही देखभाल होती है। भ्रूणीयावस्था में सही देखभाल क्या होगा? सही देखभाल और सुरक्षा के कारण जो बच्चे बनते हैं उन बच्चों का क्या होता है? पेरेंटल केयर अधिक होता है। सही देखभाल व संरक्षण के कारण, सही देखभाल और संरक्षण के कारण। जबकि अंडपरजक प्राणियों में क्या होता है? बच्चे बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, लेकिन उनकी देखभाल क्या होती है? सही नहीं होती है। अब अगला सवाल है, एक ऐसे पादप का नाम बताइए जिसमें दल जड़ते नहीं है। क्वेश्चन इन्होंने लिखा है, एक ऐसे पादप का नाम बताइए, एक ऐसे पादप का नाम बताइए, एक ऐसे पादप का नाम बताइए, नाम बताइए जिसमें पुष्प से फल बनते समय, जिसमें पुष्प से फल बनते समय, फल बनते समय दल जड़ते नहीं है, दल जड़ते नहीं है। ठीक है, तो आप बताओ बच्चों क्या होंगे? तो आपको बताना बैंगन। क्या है? बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है। ठीक है, बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है, इसमें क्या होता है भाई? ये दल जड़ते नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इस तरह से मैंने ये 4 सवाल बता दिया। अब अगला सवाल है, भ्रूणोद्भवन किसे कहते हैं? अगला सवाल है, भ्रूणोद्भवन, भ्रूणोद्भवन किसे कहते हैं? भ्रूणोद्भवन किसे कहते हैं? तो भ्रूणोद्भवन का मतलब आपको बताना है, युग्मनज होता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। आंसर इसका सिंपल सा है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भवन के नाम से जानते हैं। ठीक है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होना। फिर अगला क्वेश्चन अपने सामने है, मान कोशिका विभेदीकरण किसे कहते हैं? 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 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताना है कि कोशिकाओं का समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेष ऊतक और अंगों का निर्माण करता है। कोशिकाओं का समूह क्या है? कोशिकाओं का समूह विशेष रूपांतरण से गुजरता है और ऊतक और अंगों का क्या करता है? निर्माण करता है। यानी कोशिकाओं का समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरेगा। क्या होगा? एक निश्चित रूपांतरण है, उस निश्चित रूपांतरण से गुजरता है। निश्चित रूपांतरण से क्या होगा? गुजरेगा। क्या करेगा? गुजरेगा और विशेष प्रकार के ऊतक और अंगों का निर्माण करता है। विशेष प्रकार के ऊतक और अंगों का निर्माण होता है। इसको अपन क्या कहते हैं?
इसको अपन कहते हैं कोशिका विभेदीकरण। ठीक है, फिर अगला सवाल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकसित होता है। ये मैंने बुक के 20 से क्वेश्चन उठाया है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवों में युग्मनज जो जाइगोट है, जीवों में युग्मनज किस प्रकार विकसित होता है, किस प्रकार विकसित होगा, यानी युग्मनज होगा उसका क्या होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवों के अंदर क्या होगा, युग्मनज होगा। इस युग्मनज का आपको बताना है निर्माण किस प्रकार, ये युग्मनज है वो किस प्रकार आगे विकसित होगा, तो वो अर्धसूत्री विभाजन से विकसित होगा। कौन से विभाजन से होगा, अर्धसूत्री विभाजन से विकसित होगा। ये अपने बड़ा क्वेश्चन क्या है, टिपिकल है। ये अगर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है तो बच्चे आसानी से इसको उत्तर को ढूंढ नहीं पाते हैं। फिर अगला सवाल है अनिषेक जनन का उदाहरण लिखो। अनिषेक जनन की परिभाषा लिखो। अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस है, अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस है। उसका इन्होंने पूछा है कि पार्थिनोजेनेसिस का आपको क्या बताना है, उदाहरण बताना है। पार्थिनोजेनेसिस का उदाहरण बताओ, अनिषेक जनन किस में होता है। तो सबसे पहले है मधुमक्खी, क्या है, मधुमक्खी है। दूसरा आपको बताना है पक्षी है, पक्षी का नाम दे रखा है, अपन पक्षी को जान देते हैं, सिंपल बताते हैं। मधुमक्खी है, छिपकली है, क्या है, मधुमक्खी है, छिपकली है। इनके अंदर क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। इसमें मधुमक्खी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको और क्वेश्चन बताते हैं। तो ये क्वेश्चन आप क्या करें, नोट कर लें कौन कौन से क्वेश्चन मैंने लिखा है। अनिषेक जनन की परिभाषा लिखो। अगला क्वेश्चन है अनिषेक जनन की परिभाषा लिखो। बच्चों आपको क्या करना है, नोटबुक में ये क्वेश्चन है उनको उतारने हैं। अनिषेक जनन की परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखो। अंडकोशिका, अंडकोशिका बिना निषेचन के किस में बदल जाता है, भ्रूण के अंदर। अंडकोशिका से बिना निषेचन, अंडकोशिका के बिना निषेचन, अंडकोशिका के बिना निषेचन, अंडकोशिका है उसके बिना निषेचन भ्रूण का निर्माण होना। अंडकोशिका के बिना निषेचन किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होना, भ्रूण का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखो। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखो। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखो। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखो। तो बाह्य निषेचन मतलब जो शरीर से बाहर किसी माध्यम में निषेचन होता है, शरीर से बाहर किसी माध्यम में निषेचन होता है, शरीर से बाहर किसी माध्यम में निषेचन होता है, शरीर से बाहर किसी माध्यम में निषेचन होता है, उसको कहते हैं बाह्य निषेचन। ठीक है, इसके उदाहरण आपको बताना है मछली, क्या बताओगे, मछलियों में बाह्य निषेचन होता है, मेंढक, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। पादपों में आपको बताना है, जैसे अपन बहुत सारे पादप देखते हैं शैवाल वगैरह, उनमें बाह्य निषेचन होता है। अब सवाल इन्होंने फिर पूछा है बाह्य निषेचन वाले प्राणी बहुत ज्यादा संतान उत्पन्न होती है, लेकिन इनकी उत्तरजीविता जोखिमपूर्ण है, क्यों। अब इन्होंने सवाल काफी लंबा पूछा है। बाह्य निषेचन वाले प्राणी हैं उनमें संतान उत्पत्ति काफी अधिक होती है, यानी बाह्य निषेचन वाले प्राणियों में संतान उत्पत्ति काफी अधिक होती है, ये अपन जानते ही हैं। बाह्य निषेचन में संतान उत्पत्ति काफी अधिक होती है, लेकिन इनकी उत्तरजीविता काफी जोखिमपूर्ण है। इसमें उत्तरजीविता काफी जोखिमपूर्ण है, ये आपसे पूछा इन्होंने, उत्तरजीविता काफी जोखिमपूर्ण है, क्यों, यानी उत्तरजीविता काफी जोखिमपूर्ण होती है, क्यों। तो आपको सीधा सा आंसर देना है कि इसमें क्या होता है, देखभाल नहीं होती है। क्या होती है, जो संतान उत्पन्न होती है उसकी देखभाल नहीं होती है, यानी उनको संरक्षण प्रदान नहीं होता है। फिर उसके बाद शत्रु काफी अधिक होते हैं, शत्रु काफी अधिक होने के कारण वो क्या करते हैं, परभक्षण कर लेते हैं, यानी शिकारी काफी अधिक होते हैं और वो शिकारी क्या करते हैं, उसका परभक्षण कर लेते हैं, यानी उनको खा जाते हैं। इसलिए इनकी उत्तरजीविता काफी कम होती है और काफी कम संतान होती है जो वयस्क अवस्था में बदलती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में निषेचन कहाँ होता है, इन्होंने पूछा है कि ब्रायोफाइटा में निषेचन कहाँ होता है, टेरिडोफाइटा में निषेचन कहाँ होता है,
टेरिडोफाइटा में निषेचन कहाँ होता है, ठीक है, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इन सब में निषेचन कहाँ होता है, ये सब पादप हैं, तो इन सब में निषेचन आपको बताना है आंतरिक होता है, यानी शरीर के अंदर पादप के अंदर होता है तो आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है शरीर के भीतर, लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, शरीर के भीतर यानी आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है युग्मनज होता है द्विगुणित या अगुणित। अगला क्वेश्चन है युग्मनज होता है, युग्मनज में गुणसूत्र के कितने समुच्चय होते हैं, युग्मनज में गुणसूत्र के कितने समुच्चय होते हैं, युग्मनज में गुणसूत्र के कितने समुच्चय होते हैं, 2n यानी 2 समुच्चय होते हैं, ठीक है। फिर अगला है भ्रूणीय विकास की प्रथम कोशिका का नाम बताओ। भ्रूणीय विकास है, उसकी प्रथम कोशिका का नाम बताओ। तो भ्रूणीय विकास की प्रथम कोशिका, भ्रूणीय विकास की प्रथम कोशिका का नाम बताओ। तो भ्रूणीय विकास की प्रथम कोशिका का नाम है युग्मनज, क्या है, युग्मनज है, ये अपने ध्यान रखना है। अब अगला सवाल पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फंजई और शैवाल होते हैं, जो फंजई और शैवाल है, फंजई और शैवाल होते हैं, वो क्या करते हैं, युग्मनज अपने फंजई और शैवाल से संबंधित जीव के युग्मनज अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बनाते हैं। ये युग्मनज है, इसके चारों तरफ क्या होती है, एक मोटी भित्ति बनती है, एक क्या बनती है, मोटी भित्ति बनती है, क्यों। तो आपसे पूछा जाता है फंजई और शैवाल से संबंधित जीव युग्मनज के चारों ओर मोटी भित्ति विकसित करते हैं, क्यों। तो इसका छोटा सा आपको आंसर बताना है, शुष्कन और छत्ती को रोकने के लिए, जो शुष्कन व छत्ती है उसको रोकने के लिए, शुष्कन व छत्ती को रोकने के लिए ऐसा करते हैं। जो भी शुष्कन यानी ये नष्ट होने से बचने के लिए ये करते हैं, और ये काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं, काफी समय तक ये युग्मनज किस अवस्था में रहता है, विश्रांति काल में रहता है। फिर उसके बाद अनुकूल परिस्थिति होने पर ये क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर इसका क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है और एक नया शैवाल बन जाता है, एक नया शैवाल बन जाता है। तो ये सवाल इन्होंने पूछा है कि फंजई या शैवाल है उसमें युग्मनज अपने चारों तरफ मोटी भित्ति का निर्माण क्यों करता है, तो आपका उत्तर होगा शुष्कन या छत्ती को रोकने के लिए, ठीक है, इसके लिए करते हैं। अब इन्होंने सवाल अगला पूछा है अर्धसूत्राणु व युग्मक में गुणसूत्र के बीच क्या संबंध होते हैं। अगला सवाल ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग उत्तर देना। अर्धसूत्राणु, क्या नाम दिया इन्होंने, अर्धसूत्राणु यानी मियोसाइट, क्या नाम है, मियोसाइट, ठीक है। मियोसाइट व युग्मक के गुणसूत्रों के बीच क्या संबंध है, व युग्मक के गुणसूत्रों, व युग्मक के गुणसूत्रों के बीच क्या संबंध है, युग्मक के गुणसूत्रों के बीच क्या संबंध है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या संबंध है। अर्धसूत्राणु और युग्मक के गुणसूत्र के बीच में क्या संबंध है, बताओ क्या संबंध होता है। अर्धसूत्राणु के अंदर गुणसूत्र होते हैं द्विगुणित, क्या होते हैं, अर्धसूत्राणु के अंदर होते हैं गुणसूत्र द्विगुणित और युग्मक में होते हैं गुणसूत्र अगुणित, ये इसके बीच में संबंध है। हमारे शरीर की जो प्रत्येक कोशिका है उस प्रत्येक कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं द्विगुणित, ठीक है, सिर्फ जनन कोशिकाओं को छोड़कर। इन कोशिकाओं को अपन कहते हैं अर्धसूत्राणु, क्या कहते हैं, तो अर्धसूत्राणु और युग्मक के गुणसूत्रों के बीच में क्या संबंध है, तो अर्धसूत्राणु के अंदर गुणसूत्र होते हैं द्विगुणित और युग्मक के अंदर गुणसूत्र क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, ये संबंध है। शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में युग्मक स्थानांतरण की क्या विधि है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। शैवाल है, बच्चों में जो आपको सवाल बताऊंगा आपको एक भी सवाल उससे बाहर नहीं जाएगा, सारे सवाल मिलते जाएंगे आपके बुक के अंदर से। शैवाल, ब्रायोफाइटा, शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, सवाल शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है। इसमें युग्मकों के स्थानांतरण की क्या विधि है, इसमें युग्मकों के स्थानांतरण की क्या विधि है, युग्मकों के स्थानांतरण की क्या विधि है, तो आपको बताना युग्मक स्थानांतरण की जो विधि है वो है जल, क्या है, जल के द्वारा युग्मक स्थानांतरित होते हैं। फिर उसके बाद बीजीय पादपों में परागकण होते हैं, जो बीजीय पादप है उसमें परागकण किसके वाहक का कार्य करते हैं। अगला सवाल है बीजीय पादपों में, खाली जगह है, बीजीय पादपों में, बीजीय पादपों में परागकण
परागकण खाली जगह के वाहक का कार्य करते हैं, के वाहक का कार्य करते हैं। तो आपको बताना परागकण के अंदर क्या होते हैं, युग्मक। क्या होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं। तो युग्मक के वाहक का कार्य करते हैं। किसके वाहक का, ये परागकण है, इसमें 3 कोशिका है, 2 नर युग्मक है और एक आपको बताना काई कोशिका है। तो परागकण, बीजीय पादपों में परागकण किसके वाहक का कार्य करते हैं, ये युग्मक के वाहक का कार्य करते हैं। अगला सवाल है साइनेगेमी क्या है, साइनेगेमी या सिनगेमी कहते हैं इसको। साइनेगेमी क्या है, सिनगेमी क्या है, तो आपको बताना नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को अपन क्या कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को अपन कहते हैं साइनेगेमी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को अपन क्या कहते हैं, साइनेगेमी। बच्चों अगला सवाल है पुंकेसरी पुष्प में कौन सा युग्मक होता है। जो पुंकेसरी पुष्प होते हैं, पुंकेसरी पुष्प में, पुंकेसरी पुष्प में कौन से युग्मक होते हैं, पुंकेसरी पुष्प में कौन से युग्मक होते हैं। तो पुंकेसरी पुष्प में 2 युग्मक होते हैं। नर युग्मक को अपन कहते हैं जो परागकण के स्थित होता है, नर युग्मक, और फिर दूसरा अंड कोशिका, ठीक है, जो बीजांड में स्थित होती है। तो कौन से युग्मक होते हैं, नर युग्मक और अंड कोशिका 2 युग्मक होते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल है उन युग्मकों के नाम लिखिए जो पुंकेसरी और स्त्री केसरी पुष्प में बनते हैं। जो पुंकेसरी और स्त्री केसरी पुष्प में बनते हैं, उन युग्मकों के नाम लिखिए जो पुंकेसरी और स्त्री केसरी पुष्प में बनते हैं। पुंकेसरी और स्त्री केसरी पुष्प में बनने वाले युग्मकों के नाम लिखिए, बनने वाले युग्मकों के नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यही उत्तर होगा, नर युग्मक और अंड कोशिका। ठीक है, एक लिंगी और द्विलिंगी जंतुओं का उदाहरण लिखिए। अब सवाल है एक लिंगी जंतु का उदाहरण लिखो। एक लिंगी जंतु का उदाहरण बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा। आपको पता ही एक लिंगी जंतु है, मनुष्य है, गाय है, ये सब क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। अब द्विलिंगी जंतु का आपको उदाहरण पता नहीं है, ठीक है, द्विलिंगी जंतु है, उसका उदाहरण आपको सबसे पहले बताते हैं केचुआ। क्या बताते हैं, केचुआ द्विलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद टैपवर्म क्या है, टैपवर्म होता है, ये उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है, अपन और भी लिख सकते हैं, स्पंज है, जॉक है, क्या है, स्पंज है, जॉक है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना है युग्मक संरचना के समय कौन सा कोशिका विभाजन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युग्मक संरचना के समय, युग्मक जनन के समय कौन सा कोशिका विभाजन होता है। युग्मक जनन के समय कौन सा कोशिका विभाजन होता है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा कोशिका विभाजन होता है, बताओ। आप लोगों ने वीडियो देख रखे हैं इस चैप्टर के सारे, ठीक है, कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो आपको आंसर बताना है। युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। कौन सा होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने को। फिर अगला सवाल इन्होंने पूछा है, अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन क्यों कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन क्यों कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन क्यों कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन क्यों कहते हैं, तो आपको बताना है क्योंकि इसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, 2n से क्या हो जाती है, n, यानी पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आपको बताना है आधी हो जाती है, 2n से क्या हो जाती है, आधी। एकमात्र कोशिका से क्या होती है, 4 पुत्री कोशिका बनती है। कितनी बनती है, 4 पुत्री कोशिका बनती हैं। वो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, मात्र कोशिका से आधी हो जाती है, इसलिए इसको न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। अगला सवाल है, मोनेरा फंजाई शैवाल ब्रायोफाइटा में पादप काय होता है। अब ये सवाल आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। मोनेरा है, इसको नए सिरे से लिखते हैं अपन। अगला सवाल है मोनेरा, मोनेरा है, ये जो भी सवाल मैं लिखा रहा हूं सब 20 से मैंने उठाए हैं बुक के 20 से, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये। मोनेरा फंजाई शैवाल, मोनेरा फंजाई शैवाल और ब्रायोफाइटा, मोनेरा फंजाई शैवाल और ब्रायोफाइटा है में पादप काय होता है। में पादप काय कैसा होता है, में पादप काय होता है। ऑप्शन है अगुणित या द्विगुणित, अगुणित या द्विगुणित।
ए गुणित या द्विगुणित। तो आपको बताना है इसमें पादप काय कैसा होता है, ए गुणित होता है। जो मुख्य पादप काय है वो कैसा होता है, ए गुणित होता है, यानी उसमें गुणसूत्र का एक समुच्चय होता है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर जनकीय, अब उसके बाद उसने कहा है कि जनकीय काय द्विगुणितता का उदाहरण लिखो। ऐसे पादपों के नाम लिखो, ऐसे पादपों के नाम लिखो, ऐसे पादपों के नाम लिखो जिनमें जनकीय काय द्विगुणित होती हैं, जनकीय काय द्विगुणित होती हैं, यानी मुख्य जनकीय काय कैसी होती हैं, द्विगुणित होती है। तो ब्रायोफाइटा के बाद क्या आता है, टेरिडोफाइटा। क्या आता है, टेरिडोफाइटा। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म तीनों के अंदर किस तरह की होती हैं, जनकीय काय द्विगुणित होती है। ये अपने को ध्यान रखना है। स्पोरोफाइटिक जो स्टेज है वो द्विगुणित होती है, ठीक है। अगला सवाल इन्होंने कहा है जीर्ण अवस्था में क्या होता है, जीर्ण अवस्था में क्या होता है, जीर्ण अवस्था है उसमें क्या होता है, उसमें आपको बताना है उपापचय मंद हो जाता है। उपापचय क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। सारी क्रियाएं रुक जाती हैं, सारी क्रियाएं धीमे हो जाती हैं, सारी क्रियाएं क्या हो जाती हैं, धीमे हो जाती हैं, और आखिर में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जीर्ण मतलब होता है बुढ़ापा। क्या होता है, तीनों प्रवस्थाओं के संक्रमण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तीनों प्रवस्थाओं के संक्रमण के लिए कौन उत्तरदायी है। जो तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन प्रवस्थाएं होती हैं, तीनों प्रवस्थाओं के संक्रमण के लिए, तीनों प्रवस्थाओं के संक्रमण के लिए, तीनों प्रवस्थाओं के संक्रमण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तीनों प्रवस्थाओं के संक्रमण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, कौन उत्तरदायी होता है। मेरे प्यारे बच्चों, तीन अवस्थाएं आपको पता है कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली अवस्था होती है जिसको अपन कहते हैं प्रजनन पूर्व अवस्था, फिर प्रजनन अवस्था, और फिर उसके बाद जीर्ण अवस्था। तो जो अपन कह रहे हैं जुवेनाइल स्टेज थी सबसे पहले, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज थी। तो तीनों अवस्थाओं के संक्रमण यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था बदलती हैं, उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो हार्मोन और कुछ विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियां। उत्तर लिखना है हार्मोन व कुछ विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियां, हार्मोन और कुछ विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियां, हार्मोन और कुछ विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियां। इसका उत्तर होगा हार्मोन और कुछ विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियां, ठीक है। फिर उसके बाद उसने अगला सवाल पूछा है जनन क्रियाओं और व्यवहारिक अभिव्यक्ति के लिए कौन उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो जनन क्रिया और इसके लिए भी क्या होते हैं, हार्मोन और कुछ पर्यावरणीय कारक होते हैं। निषेचन पूर्व घटनाएं कौन सी है, निषेचन पूर्व घटनाएं कौन सी है, निषेचन पूर्व घटनाएं आपको बताना दो है। एक तो है युग्मक जनन, क्या है, युग्मक जनन, और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण ये निषेचन पूर्व घटना में आती है। किसमें आती है, निषेचन पूर्व घटना में आती है। अब अगला सवाल इन्होंने पूछा है सब युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या समुच्चय होता है। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्र का समुच्चय होता है, युग्मकों में गुणसूत्र का समुच्चय होता है। तो आपको बताना है ये गुणसूत्र अगुणित होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद अगला सवाल पूछा है समयुग्मकी का उदाहरण है, समयुग्मकी का उदाहरण बताओ। समयुग्मकी का उदाहरण बताना आपको। समयुग्मकी जिसमें युग्मक संरचना और कार्य के आधार पर समान होते हैं उसे कहते हैं समयुग्मकी। जब युग्मक संरचना और कार्य के आधार पर समान होते हैं उसे समयुग्मक कहते हैं। समयुग्मकी का उदाहरण बताइए। समयुग्मकी का उदाहरण अपने हैं शैवाल। शैवाल का नाम भी दे रखा है क्लेडोफोरा। क्या दे रखा है, क्लेडोफोरा। ये शैवाल है, ये शैवाल याद रखना, इसमें युग्मक समान होते हैं। विषम युग्मकी का उदाहरण बताइए जिसमें युग्मक संरचना और कार्य के आधार पर अलग अलग होते हैं। विषम युग्मकी का उदाहरण बताइए। विषम युग्मकी का उदाहरण है फ्यूकस। क्या है, फ्यूकस और मनुष्य। फ्यूकस और मनुष्य याद रखना है, फ्यूकस और मनुष्य, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सवाल पूछा है द्विलिंगी स्राई, एक लिंगी स्राई और समलैंगिक विषम थैलिक शब्द की परिभाषा। सबसे पहले इन्होंने कहा द्विलिंगी स्राई की परिभाषा। द्विलिंगी स्राई की परिभाषा यानी ऐसा पादप जिसमें नर व मादा दोनों पुष्प पाए जाते हैं। ऐसा पादप जिसमें नर व मादा
ऐसा पादप जिसमें नर और मादा, ये नर पुष्प भी पाया जाता है और मादा पुष्प भी पाया जाता है, उसे कहते हैं द्विलिंगी स्राई। एक लिंगी स्राई, ऐसा पादप जिसमें नर पुष्प या मादा पुष्प दोनों में से कोई एक हो, ये पादप है, इसमें नर पुष्प होगा, ठीक है, मादा पुष्प नहीं होगा। ये पादप है, इसमें मादा पुष्प होगा, नर नहीं होगा, तो इसको कहते हैं एक लिंगी स्राई। जैसे पपीता है, क्या है, पपीता है। इसी तरह से जैसे मक्का है, वो क्या है, उभयलिंगी स्राई है। नारियल की द्विलिंगी स्राई है। द्विलिंगी स्राई का दूसरा नाम अपन उभयलिंगी स्राई भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसने कहा है समथैलिक और विषमथैलिक। समथैलिक की परिभाषा, समथैलिक, समथैलिक का दूसरा नाम होता है द्विलिंगी स्राई। ये सवाल में उपयोग में आता है, जिसमें नर व मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, जिसमें नर व मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, यानी पुंधानी और स्त्री दानी दोनों पाई जाती हैं, जिसमें पुंधानी और स्त्री दानी दोनों पाई जाती हैं, उसको कहते हैं समथैलिक। विषमथैलिक, जिसमें दोनों में से कोई एक जननांग पाया जाता है, उसे कहते हैं विषमथैलिक। अब उसके बाद अगला सवाल इन्होंने पूछा है उभयलिंगी स्राई पादप का उदाहरण बताओ। उभयलिंगी स्राई या द्विलिंगी स्राई पादप का उदाहरण बताओ। तो सबसे पहला उदाहरण है कुकुरबिटा, क्या है, कुकुरबिटा। और दूसरा उदाहरण है नारियल, क्या है, कुकुरबिटा और नारियल। फिर उसके बाद अगला सवाल इन्होंने पूछा है एक लिंगी स्राई पादप का उदाहरण बताओ। तो खजूर और पपीता, क्या है, खजूर और पपीता। खजूर तो अपन ने बताया, पपीता बता दिया, खजूर और याद रखना है, ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। अब जीवों की कितनी अवस्थाएं होती है, अगला सवाल है जीवों में कितनी अवस्थाएं होती हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको जीवों में कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था होती है किशोर अवस्था, क्या होती है, किशोर अवस्था। दूसरी अवस्था होती है प्रजनन अवस्था। दूसरी कौन सी होती है, किशोर अवस्था को पादपों में कायिक अवस्था कहते हैं, ये सवाल भी आता है, किशोर अवस्था को पादपों में क्या कहते हैं, कायिक अवस्था। फिर उसके बाद दूसरी है जनन अवस्था और तीसरी अवस्था जिसका नाम है जीर्ण अवस्था। तो कितनी अवस्था हो गई, 3 अवस्था हो गई, ये ध्यान रखना आपने। अगला सवाल है मौसमी पादपों के नाम लिखिए। मौसमी पादपों के नाम लिखिए। मौसमी पादपों के नाम लिखिए। मौसमी पादपों के नाम है आम है, सेब है। ये मौसमी विशेष मौसम में आते हैं, आम है, सेब है। फिर अगला सवाल है बांस का पादप है, उसमें कितने वर्ष पश्चात पुष्पन होता है। बांस के पादप में, बांस के पादप में कितने वर्ष पश्चात पुष्पन होता है, 50 से 100 वर्ष में एक बार। 50 में 100 वर्ष में क्या होता है, 50 से 100 वर्ष में एक बार होता है, फिर मृत्यु हो जाती है बांस के पादप की। फिर अगला सवाल पूछा स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीला कुरेंजी में कितने साल पश्चात पुष्पन होता है। नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी या जिसको कहते हैं बिलियंथस, स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, इसका पूरा नाम याद रखना बच्चों, स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मैंने पूरा वीडियो बना रखा है इस पे। स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, नीला कुरेंजी। ये नीला कुरेंजी एक ऐसा पादप है जिसके पुष्पन हर 12 वर्ष पश्चात आते हैं, ठीक है। ये पूरे क्या होता है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उनमें ये फैल जाता है और पूरा उनको नीला नीला कर देता है। इसके पुष्प बैंगनी होते हैं। केरल, तमिलनाडु और आपको बताना कर्नाटक की नीलगिरी की पहाड़ियां होती है, उसमें ये क्या होता है बहुत अधिक मात्रा में फैलता है। हर 12 वर्ष पश्चात इसके पुष्पन आते हैं। 2006 में आए थे, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में। 2000 आपको बताना है 12 वर्ष कब होंगे, 2018 में, और फिर 2030 में आएंगे वापस, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। मानव में लैंगिक जनन में पाए जाने वाले परिवर्तन की सूची, इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। मानव में लैंगिक प्रजनन में होने वाले परिवर्तन की सूची, लैंगिक प्रजनन के समय होने वाले परिवर्तन की सूची, मानव में जब लैंगिक प्रजनन होगा उस समय होने वाले परिवर्तन की सूची बताइए कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले आपको बताना नर में परिवर्तन, किसमें, नर में परिवर्तन। फिर है मादा में परिवर्तन। नर में जब वो युवा होता है तो जब जैसे वो प्रजनन अवस्था में आता है क्या होता है उसमें परिवर्तन, दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारीपन होना और जननांग भाग में बाल विकसित होना। इसके अलावा विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होना। मादा में क्या होते हैं, स्तन विकसित होना, आवाज पतली होना, स्वभाव में मधुरता आना, नितंब भाग में वसा जमा होना, जननांग विकसित होना, ये सब होते हैं। और हार्मोन है उनमें परिवर्तन कारण उनमें आतरु चक्र प्रारंभ होता है। क्या होता है, आतरु चक्र प्रारंभ होता है, ठीक है, ये अपने को बताना है। अब उसके बाद इसरो ने कहा है
अगला सवाल आपको बताते हैं क्या है। अगला सवाल है पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते हैं? तो आपको बता नहीं, पक्षी मौसमी होते हैं। क्या होते हैं? पक्षी मौसमी होते हैं, यानी वर्ष भर अंडे नहीं देते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें हार्मोन में परिवर्तन करके क्या करता है? अंडे उत्पन्न करता है। ठीक है। फिर उसके बाद मध्य चक्र वाले प्राणियों को उदाहरण बताइए जिनमें मध्य चक्र पाया जाता है। मध्य चक्र वाले प्राणियों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य चक्र वाले प्राणियों के उदाहरण बताओ मेरे प्यारे बच्चों। मध्य चक्र वाले प्राणियों के उदाहरण आपको कितने सवाल आ रहे हैं अभी तक जो अपन ने किए उनके? मध्य चक्र वाले प्राणियों के उदाहरण बताइए। तो अपने उदाहरण आपको बता, नॉन प्राइमेट क्या है? नॉन प्राइमेट स्तनधारी। नॉन प्राइमेट स्तनधारी है। क्या है? नॉन प्राइमेट स्तनधारी है। ठीक है। आप बताओगे जैसे बिल्ली है, शेर है, चूहा है, ये सब क्या मध्य चक्र वाले प्राणी हैं। फिर ऋतु चक्र वाले प्राणियों के नाम बताइए जिनमें ऋतु स्त्राव होता है या रज चक्र होता है। ऋतु स्त्राव या अपन कहते हैं जिसमें रज चक्र पाया जाता है, जिनमें रज चक्र पाया जाता है उन प्राणियों को उदाहरण बताइए। ऋतु स्त्राव या रज चक्र वाले प्राणियों को उदाहरण बताइए। बताइए कौन कौन से है बच्चों? प्राइमेट। क्या है? प्राइमेट है। इसमें 3 उदाहरण है, मानव, दूसरा कपी और तीसरा है बंदर। ये तीनों क्या है? ये तीनों प्राइमेट है। क्या है? प्राइमेट है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं ऋतुनिष्ठ या मौसमी प्रजनक किसे कहते हैं? मौसमी प्रजनक किसे कहते हैं? मौसमी प्रजनक या ऋतुनिष्ठ प्रजनक किसे कहते हैं? मौसमी प्रजनक या ऋतुनिष्ठ प्रजनक किसे कहते हैं? तो आपको बताना है ऐसे प्रजनक जो क्या करते हैं? विशेष ऋतु के अंदर जनन करते हैं। जो विशेष ऋतु के अंदर या विशेष मौसम के अंदर क्या करते हैं? जनन करते हैं, उन्हें कहते हैं ऋतुनिष्ठ प्रजनक। फिर उसके बाद सतत प्रजनक किसे कहते हैं? सतत प्रजनक जो लगातार पूरे साल भर जनन करते हैं, जो पूरे वर्ष भर जनन करते हैं, पूरे वर्ष भर जनन करते हैं, पूरे वर्ष भर जनन करते हैं, उन्हें कहते हैं सतत प्रजनक। क्या कहते हैं? सतत प्रजनक। अब अगला सवाल है कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, समझिए। अगला सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कायिक जनन, कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, समझिए। कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, समझिए। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कायिक जनन अलैंगिक जनन क्यों है? क्योंकि कायिक जनन में क्या होता है? पादप के किसी भाग का उपयोग करते हैं, पादप के किसी भाग का उपयोग करते हैं और नया पादप बनाते हैं। पादप के किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती का उपयोग करते हैं और एक नया पादप बनाते हैं। इसको अपन कहते हैं कायिक जनन। इसमें एक जनक क्या करता है? एक जनक नए संतान के निर्माण में योगदान करता है। एक जनक नए संतान के निर्माण में योगदान करता है। अलैंगिक जनन में भी क्या होता है? एक जनक होता है जो नई संतान के निर्माण में योगदान करता है। ठीक है। अब उसके बाद अगला सवाल आपको बताते हैं क्या है। अगला सवाल है क्लोन शब्द, क्लोन शब्द कायिक जनन के लिए उपयोज्य है, क्यों? सवाल सिंपल सा है। क्लोन शब्द, क्लोन शब्द है वो कायिक जनन के लिए उपयोज्य है, क्यों? यानी उपयुक्त है, क्यों? क्लोन शब्द कायिक जनन के लिए, सवाल ध्यान से सुनना, क्लोन शब्द कायिक जनन के लिए, कायिक जनन के लिए उपयोज्य है, क्यों? तो आपको बताना है क्लोन का मतलब होता है जो अनुवांशिकी और आकार के रूप से जनक के समान हो। वे जीव जो अनुवांशिकी और आकार के रूप से, वे जीव जो अनुवांशिकी और आकार के रूप से अपने जनक के समान होते हैं। वे जीव जो अनुवांशिकी और आकार के रूप से अपने जनक के समान होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं, उन्हें क्लोन कहते हैं। और कायिक जनन में जो जीव बनते हैं वो क्लोन बनते हैं। कायिक जनन में जो जीव बनते हैं वो क्या बनते हैं? क्लोन। इसलिए अपन क्लोन है वो क्या है? इसके लिए उपयुक्त मानते हैं। आप क्लोन जो कायिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती है, कायिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती है वो क्लोन होती है। ये चीज ध्यान रखनी है। कायिक जनन से जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी? क्लोन होगी। ये अपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगला सवाल है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है पादप के किसी कायिक भाग का। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? पादप के किसी कायिक भाग, पादप के किसी कायिक भाग का उपयोग करके
पादप के किसी कायिक वाहक का उपयोग करके, पादप के किसी कायिक वाहक का उपयोग करके नए पादप का निर्माण किया जाता है, नए पादप का निर्माण किया जाता है। इसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है। तने के रूपांतरण के नाम और उदाहरण लिखो। तने के रूपांतरण के नाम, इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा? चार्ट बनाना पड़ेगा। अगला सवाल है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी आ सकता है। तने के रूपांतरण के नाम लिखो और उदाहरण लिखो। तने के रूपांतरण के नाम और उदाहरण, मैं नाम लिखूंगा, उदाहरण लिखूंगा, आप ध्यान से केवल याद कर लेना। तने के रूपांतरण में सबसे पहले भूमिगत रूपांतरण। क्या है? भूमिगत रूपांतरण। फिर उसके बाद है अर्धवायवीय रूपांतरण। क्या है? अर्धवायवीय रूपांतरण। अर्धवायवीय रूपांतरण। भूमिगत में सबसे पहले है कंद, फिर है प्रकंद, फिर है घनकंद और फिर है सलकंद। चार है। कितने हैं? कंद, प्रकंद, घनकंद और सलकंद। ठीक है। अर्धवायवीय में अपन कहेंगे ऊपरी भूविस्तारी, ऊपरी भूविस्तारी, और दो ही दे रखे हैं आपके, ऊपरी भूविस्तारी और भूविस्तारिका। भूविस्तारिका, भूविस्तारिका का उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है जलकुंभी, जलकुंभी आइकॉर्निया, जलकुंभी आइकॉर्निया, जलकुंभी आइकॉर्निया। ऊपरी भूविस्तारिका दूब घास, ऊपरी भूविस्तारिका क्या है? दूब घास। कंद का आलू, प्रकंद का है केला, अदरक, हल्दी। घनकंद का है जमीकंद, अरबी, केसर, जमीकंद, अरबी, केसर। सलकंद का है प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन। ये याद रखने। अब अगला सवाल है जड़ द्वारा कायिक जनन के दो उदाहरण। जड़ द्वारा कायिक जनन के दो उदाहरण। जड़ द्वारा, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। जड़ द्वारा कायिक जनन के दो उदाहरण बताने हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एक मैं बता देता हूं, शकरकंद। क्या बता देता हूं? शकरकंद। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको खुद को लिखना है। ठीक है दोनों। फिर उसके बाद महाविपत्ति या बंगाल का आतंक का नाम लिखो। महाविपत्ति या बंगाल का आतंक क्या है, उसको नाम लिखो। महाविपत्ति या बंगाल का आतंक क्या है? तो आपको बताते हैं क्या होता है बंगाल का आतंक। एक पादप है जिसका नाम है जलकुंभी आइकॉर्निया। ये जलीय खरपतवार है। क्या है? जलीय खरपतवार है। ये क्या होता है? ये पानी के अंदर जो समुद्र, ये जो बड़े बड़े जलाशय हैं, बड़े बड़े तालाब होते हैं, उन तालाब के अंदर ये फैल जाता है। इसके पुष्प बड़े होते हैं और ये क्या होती है? इसकी पत्तियां बड़ी होती हैं। ये जितना भी जल के अंदर ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को ये ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण जल की बीओडी कम हो जाती है और जल के अंदर जो मछलियां होती है वो मर जाती हैं। तो ये क्या है? ये खरपतवार है, विदेशी पौधा है जो भारत में लाया गया था इसकी सुंदर पुष्प और पत्तियों के कारण। लेकिन ये जलीय खरपतवार, ये जल के ऊपर फैलता है और जल के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसका अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मर जाती हैं और जल है वो दूषित हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल है ब्रायोफिलम में अपस्थानिक कलिका कहां से उत्पन्न होती है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम या जिसको अपन कहते हैं पत्थर चिट्टा, पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा में अपस्थानिक कलिकाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? अपस्थानिक कलिका कहां से उत्पन्न होती है? ब्रायोफिलम है, ये पौधा है, इसकी पत्तियां बड़ी होती है, नीचे जमीन पे गिरती है, जमीन में नीचे नमी है। इसके पर्णफलक से, कहां से उत्तर होगा? पर्णफलक के किनारों से, पर्णफलक के किनारों से ऊपर से अपस्थानिक कलिका और नीचे से जड़ें निकल जाती हैं। पर्णफलक के किनारों से, पर्णफलक के किनारों से अपस्थानिक कलिका बनती है और ये पर्ण द्वारा कायिक जनन का एक उदाहरण है। पर्ण द्वारा कायिक जनन का एक उदाहरण है। पर्ण द्वारा कायिक जनन का एक उदाहरण है। ये चीज ध्यान रखना आपने। ठीक है। फिर अपन कह रहे हैं अगला सवाल आपको बताते हैं। अगला सवाल है प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव लैंगिक जनन की ओर क्यों अग्रसर होते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव लैंगिक जनन की ओर अग्रसर क्यों होते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव लैंगिक जनन की ओर क्यों अग्रसर होते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव लैंगिक जनन की ओर, जीव लैंगिक जनन की ओर क्यों अग्रसर होते हैं? तो आपको बताना है इसका कारण है लैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। लैंगिक जनन से क्या उत्पन्न होती है? विविधताएं, विविधता उत्पन्न होती हैं और विविधता उत्पन्न होने के कारण क्या होता है? नई जातियां बनती हैं,
नई जातियां बनती है, उनमें नए अनुकूलन होते हैं, उनमें क्या होते हैं, नए अनुकूलन होते हैं और वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। उस श्रेणी के पादपों में कौन सा जनन पाया जाता है? उच्च श्रेणी के पादपों में कौन सा जनन पाया जाता है? जो उस श्रेणी के पादप हैं उसमें कौन सा जनन पाया जाता है? उसमें दोनों पाए जाते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। ध्यान रखना, अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उच्च श्रेणी के जीवों में कौन सा जनन पाया जाता है? ये पादप है। ऐसे ही सवाल आ गया, उच्च श्रेणी के जीवों में, उच्च श्रेणी के जीवों में, उच्च श्रेणी के जीवों में कौन सा जनन पाया जाता है? उच्च श्रेणी के जीवों में कौन सा जनन? सिर्फ लैंगिक जनन। सिर्फ आप उत्तर दोगे लैंगिक जनन। कौन सा? लैंगिक जनन। अगला सवाल है, प्रजनन क्या है और इसका महत्व लिखो। प्रजनन क्या है और इसका महत्व लिखो। प्रजनन क्या है और इसका महत्व लिखो। इसका महत्व लिखो। तो आपको बताना है प्रजनन क्या है। प्रजनन मतलब जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, इसको कहते हैं प्रजनन। इसका महत्व है जीवों की निरंतरता बनाए रखना। इसका महत्व है जीवों की निरंतरता बनाए रखना और आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना। दो महत्व हैं, जाति को विलुप्त होने से बचाना, जाति को विलुप्त होने से बचाना, जाति को विलुप्त होने से बचाना, आनुवंशिक विविधता बनाए रखना। ठीक है, और निरंतरता बनाए रखना। ठीक है, ये इसके महत्व हैं। अब अगला सवाल है, एक कोशि के जीव अमर क्यों होते हैं? एक कोशि के जीव अमर क्यों होते हैं? एक कोशि के जीव अमर क्यों होते हैं? तो आपको बताना है उनका जो जनन दर है, उनका जो जनन दर होता है, ठीक है, जनन दर समान रूप से पूरी कोशिका में फैला होता है। जनन दर समान रूप से पूरी कोशिका में फैला होता है। जनन दर समान रूप से पूरी कोशिका में फैला होता है। ठीक है, पूरी कोशिका में फैला होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, द्विव विखंडन का उदाहरण लिखो। द्विव विखंडन का उदाहरण लिखो। द्विव विखंडन का उदाहरण लिखो। तो द्विव विखंडन का उदाहरण आपको बताना है, एक तो है अमीबा और एक है पैरामीशियम। एक है अमीबा और एक है पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम दोनों में क्या होता है? द्विव विखंडन होता है। फिर अगला सवाल है, कलिका द्वारा जनन का उदाहरण लिखो। कलिका द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में। कलिका द्वारा जनन किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। ठीक है, फिर अगला सवाल है, अलैंगिक चल बीजाणु। अलैंगिक जो चल बीजाणु है क्या है? अलैंगिक चल बीजाणु, उसका उदाहरण लिखो। अलैंगिक चल बीजाणु किस में पाया जाता है? अलैंगिक चल बीजाणु पाया जाता है शैवाल और कवक में। किस में पाए जाते हैं? शैवाल और कवक में पाए जाते हैं। शैवाल और कवक में अलैंगिक चल बीजाणु होते हैं। ठीक है, अब कॉनिडिया किस में पाया जाता है? कॉनिडिया आपको बताना है पेनिसिलियम में पाया जाता है। अगला सवाल है, कॉनिडिया किस में पाया जाता है? कॉनिडिया पाया जाता है पेनिसिलियम में। किस में पाया जाता है? पेनिसिलियम के अंदर कॉनिडिया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सवाल है, हाइड्रा में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? हाइड्रा में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? हाइड्रा में कायिक जनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में कायिक जनन किस विधि से होता है? कलिका द्वारा। किसके द्वारा? कलिका द्वारा। फिर अगला सवाल है, जेम्यूल द्वारा कायिक जनन किस में होता है? जेम्यूल द्वारा कायिक जनन किस में होता है? जेम्यूल द्वारा कायिक जनन किस में होता है? तो उदाहरण इसका आपको बताना है, स्पंज। क्या बताओगे? स्पंज। ये आपको बताना है, ये ऐसे एक्सप्लेन करोगे। अब अपन क्या करते हैं, बुक के पीछे वाले सवाल करते हैं। हेलो बच्चों, अपने ये किताब के पीछे 18 सवाल दे रखे हैं। अपन सवाल नंबर सबसे पहला समझते हैं। पहला सवाल क्या है? अंडपरजक प्राणी है, जो अंडपरजक प्राणी है उसमें संतानों की उत्तरजीविता सजीव प्रजनक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिमपूर्ण क्यों है? यानी सवाल पहला इन्होंने यही पूछा है, अंडपरजक प्राणियों में, किसमें? अंडपरजक प्राणी है और जो सजीव प्रजनक प्राणी है उसमें आपसे पूछा है कि जो सजीव प्रजनक प्राणी है उन दोनों की तुलना की है। और इन्होंने ये पूछा है कि जो अंडपरजक प्राणी है उसमें संतान की उत्तरजीविता अधिक जोखिमपूर्ण क्यों है? संतान की उत्तरजीविता अधिक जोखिमपूर्ण क्यों है? तो आपको बताना है इसमें क्या होती है, संतान की देखभाल नहीं होती है। संतान की क्या नहीं होती है? देखभाल नहीं होती है। और संतान को संरक्षण प्रदान नहीं होता है, इसलिए उनकी उत्तरजीविता क्या है? अधिक जोखिमपूर्ण है। परभक्षी या शिकारी इनको क्या करते हैं? खा जाते हैं।
परभक्षी या शिकारी इनको खा जाते हैं। ठीक है, शिकारी खा जाते हैं। अब जनन क्यों आवश्यक है, इन्होंने पहला सवाल ये पूछा है, दूसरा सवाल है जनन क्यों आवश्यक है। जनन क्यों आवश्यक है, तो आपको दो कारण बताने हैं। सबसे पहले निरंतरता बनाए रखने के लिए, जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। दूसरा है अनुवांशिक विविधता बनाए रखने के लिए, अनुवांशिक विविधता के लिए। तीसरा है जाति को बनाए रखने के लिए, किसी जीव की जाति को बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये निरंतरता जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। अगला सवाल है जनन की अच्छी विधि कौन सी है, लैंगिक या अलैंगिक। जनन की अच्छी विधि कौन सी है, आपकी नजर में जनन की अच्छी विधि कौन सी है, लैंगिक या अलैंगिक। तो आपको बताना है जनन की अच्छी विधि है लैंगिक जनन। क्या है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन से क्या होता है, लैंगिक जनन से आपको बताना जीन विनिमय और पुनर्संयोजन होता है। लैंगिक जनन से क्या होगा, जीन विनिमय और पुनर्संयोजन होगा। जीन विनिमय और पुनर्संयोजन से क्या होगा, अनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होगी। अनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होने से क्या होगा, अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होने से नई जातियां बनेगी। नई जातियां बनने से क्या होगा, वो वातावरण की अनुकूलित अधिक होगी। वातावरण की क्या होगी, अनुकूलित अधिक होगी। ये अपने को कारण बताना है। जनन की कौन सी विधि अच्छी है, जनन की लैंगिक विधि अच्छी है। जनन की लैंगिक विधि क्यों अच्छी है, क्योंकि जीन विनिमय और पुनर्संयोजन होता है। इसमें दो भिन्न भिन्न जातियों के गुण आपस में मिलते हैं, दो अलग अलग जीवों के गुण आपस में मिलते हैं, जिसके कारण जीन विनिमय पुनर्संयोजन होता है और अनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। अनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होने से नई जातियां बनती हैं और नए गुणों का समावेश होता है। क्या होता है, नए गुणों का समावेश होता है और नए गुणों का समावेश होने से क्या होगा, वो अनुकूलित होगी और वातावरण में आसानी से जिंदा रहेगी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है, लैंगिक क्यों है, ये आपको रीजन बताना है। अगला सवाल है अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति है उसको क्लोन क्यों कहा जाता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं, संतति को क्लोन क्यों कहते हैं, क्लोन क्यों कहते हैं। तो आपको बताना है छोटा सा आंसर इसका, क्योंकि अलैंगिक जनन से जो संतान बनती है, अलैंगिक जनन से जो संतान बनती है वो एक जनक से बनती है। किससे बनती है, एक जनक से बनती है। उसमें वो अनुवांशिकी और आकार के रूप से अपने जनक के समान होती हैं। वो अनुवांशिकी और आकार के रूप से अपने जनक के समान होती हैं। वो अनुवांशिकी और आकार के रूप से अपने जनक के समान होती हैं, इसलिए उसको कहते हैं क्लोन। और अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्लोन इसलिए कहते हैं जो संतान बनेगी, जैसे ये संतान बनी है, ये एक जनक से बनेगी तो कैसी होगी, उसकी डिक्टो कॉपी होगी। कैसे, अनुवांशिक रूप से और आकार के रूप से। ये एक अमीबा है, ये अलैंगिक जनन से बन गया, तो इसका निर्माण जो ये अमीबा बना है, ये नया अमीबा है, ये अपने संतान जो अपने मात्र है उसके समान होगा। किस रूप से समान होगा, अनुवांशिक और आकार के रूप से। तो अपन कहेंगे एक जनक से उत्पन्न होती है संतान और ये अनुवांशिक और आकार के रूप से समान होती है, इसलिए अपन कहते हैं कि ये क्या है, ये क्लोन है। क्या है, क्लोन है। फिर अगला सवाल है अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप संतति के जीवित रहने के अवसर अच्छे। लैंगिक जनन से, अगला सवाल है लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान है, जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान है, जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान है, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान है, उसके जीवित रहने के अच्छे अवसर क्यों होते हैं। उसके जीवित रहने के अच्छे अवसर क्यों होते हैं, जीवित रहने के अच्छे अवसर क्यों होते हैं। तो आपको आंसर बताना है। उसका निर्माण किससे होता है, उसका निर्माण दो भिन्न जीवों से होता है। किससे होता है, दो भिन्न जनकों से होता है। उसमें दो भिन्न जनकों के गुण आते हैं, उसमें अनुवांशिक विविधता होती है। उसमें क्या होती है, अनुवांशिक विविधता होती है और अनुवांशिक विविधता के कारण उसमें क्या होते हैं, नए गुण आ जाते हैं। उसमें नए गुण आने के कारण वो क्या होते हैं, उसके जीवित रहने की अच्छी संभावना होती है। अगला सवाल है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर बताइए। तो अलैंगिक लैंगिक जनन का अंतर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है आपके। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन का पूरा मैंने वीडियो बना रखा है बच्चों, ठीक है, आप देख सकते हैं वीडियो को। फिर कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है।
अब कायिक जनन और अलैंगिक जनन एक ही चीज है। कायिक जनन और अलैंगिक जनन एक ही चीज है। कायिक जनन क्या होता है, पादपों में होता है। पादपों में एक जनक द्वारा क्या होता है, नया पादप बनता है, उसको कहते हैं कायिक जनन। और अलैंगिक जनन भी मतलब एक जनक से नई संतान उत्पन्न होती है। एक जनक से क्या होती है, नई संतान उत्पन्न होती है। ये जनक के समान होती है जो संतान होती है। और अलैंगिक जनन से भी जो संतान उत्पन्न होती है वो जनक के समान होती है। अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते हैं, कायिक जनन में भी युग्मक नहीं बनते हैं, ठीक है। और अनुवांशिक विविधता नहीं होती है संतान में। कायिक जनन में जो संतान बनती है उसमें अनुवांशिक विविधता नहीं होती है। अलैंगिक जनन में भी अनुवांशिक विविधता नहीं होती है। इसलिए कायिक जनन और अलैंगिक जनन एक ही चीज है। अगला सवाल है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, दो उदाहरण लिखिए। कायिक प्रवर्धन, पादप के किसी कायिक भाग का उपयोग करके नया पादप बनाना। पादप के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या पुष्प का उपयोग करके नया पादप बनाया जाता है। नया पादप बनाया जाता है, इसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। उदाहरण है जड़, तना, पत्ती और पुष्प। पुष्प का उदाहरण है पत्र प्राकलिका। क्या है, पत्र प्राकलिका। पत्र प्राकलिका का उदाहरण आपको बताना है घी ग्वार। क्या बताना है, घी ग्वार या अगेव। क्या बताना है, अगेव। पत्ती का बताना है ब्रायोफिलम बिगोनिया। ब्रायोफिलम बिगोनिया, ब्रायोफिलम बिगोनिया। अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीव लैंगिक प्रजनन क्यों करते हैं, अपनी जटिलता के बावजूद। अगला सवाल, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीव, जो बड़े जीव होते हैं वो लैंगिक जनन क्यों करते हैं, लैंगिक जनन क्यों करते हैं। अब सबको पता है लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान, लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान में आनुवंशिक विविधता होती है। लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान में आनुवंशिक विविधता होती है, यानी उसमें क्या होते हैं, नया आनुवंशिक संगठन होता है। नया आनुवंशिक संगठन होता है जिसके कारण उसमें नए गुण होते हैं और वातावरण के अनुसार आराम से रह सकती हैं। नए गुणों का समावेश होता है। व्याख्या करके बताइए, अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक जनन सदैव एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अगला सवाल इन्होंने पूछा है, व्याख्या करके बताइए बच्चों, युग्मक जनन और अलैंगिक, युग्मक जनन और जो अपन कह रहे हैं लैंगिक जनन है, क्या है, युग्मक जनन और अर्धसूत्री विभाजन है, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। युग्मक जनन, क्वेश्चन अगला है, युग्मक जनन और अर्धसूत्री विभाजन एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। युग्मक जनन में क्या होता है, युग्मक बनते हैं, कौन से विभाजन से बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से, ठीक है। तो अपन कहते हैं युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है, युग्मक जनन के समय। जब युग्मकों का निर्माण होता है उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, बाकी किसी टाइम नहीं होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के अंतर संबंधित है। यानी युग्मक निर्माण होता है उस समय कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है, युग्मक जनन के समय। फिर उसके बाद अंडाशय में बताओ गुणसूत्र के कितने समुच्चय होते हैं, यानी अंडाशय की कोशिकाएं कैसी होती है, द्विगुणित। फिर परागकोश है, क्या है, परागकोश है, उसकी कोशिकाएं भी कैसी होती है, द्विगुणित। फिर उसके बाद अंड या डिंब है, अंड या डिंब की कोशिका कैसी होती है, अगुणित होती है बच्चों। फिर उसके बाद पराग कण या सिर्फ पराग है तो उसमें एन लिखना है, क्या लिखना है, ये आपकी खाली जगह भरनी है। अंडाशय में द्विगुणित, परागकोश द्विगुणित, अंड या डिंब द्विगुणित, पराग द्विगुणित। नर युग्मक, नर युग्मक कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगुणित। कैसा होगा, युग्मनज क्या होगा, युग्मनज कैसा होगा, द्विगुणित। ये आपके बुक में खाली जगह है, पीछे क्वेश्चन आंसर उसमें भर लेना। बाह्य निषेचन की व्याख्या करो और इसके नुकसान बताओ। बाह्य निषेचन की व्याख्या करो। बाह्य निषेचन जो शरीर से बाहर निषेचन होता है उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। नुकसान क्या है, जो संतान उत्पन्न होता है उसकी संख्या अधिक होती है लेकिन उसकी उत्तरजीविता की समस्या होती है। संतान की उत्तरजीविता की समस्या ये सबसे बड़ा नुकसान है। संतान की उत्तरजीविता की समस्या, यानी संतान है उसको शिकारी खा जाते हैं,
शिकारी यहाँ पर बख्शी खा जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब उसके बाद इन्होंने पूछा है अलैंगिक चल बीजाणु और युग्मनज के बीच विभेद। अलैंगिक चल बीजाणु, अलैंगिक चल बीजाणु, जो अलैंगिक चल बीजाणु है और युग्मनज है, क्या है? युग्मनज है। युग्मनज क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। और अलैंगिक चल बीजाणु अपने को पता है कि कौन से विभाजन से बनते हैं? ये अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। अलैंगिक चल बीजाणु अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। ये नर और मादा ये समयुग्मकी प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? समयुग्मकी प्रकार के होते हैं। यानी ये क्या होते हैं? सब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है। और ये गतिशील भी हो सकते हैं, गतिशील भी हो सकते हैं। ये आपको बताना है, गतिशील भी हो सकते हैं और गतिहीन भी हो सकते हैं। और ये कैसे होते हैं? युग्मनज गतिहीन होते हैं। कैसे होते हैं? गतिहीन होते हैं। ये शरीर से बाहर बनते हैं। ये शरीर से बाहर बनते हैं। अलैंगिक चल बीजाणु कहां बनते हैं? शरीर से बाहर बनते हैं। ये शरीर से बाहर, आप शरीर में बनते हैं और शरीर से बाहर गति करते रहते हैं। ठीक है, जल में। और ये आपको बताना है शरीर के भीतर क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। शरीर के भीतर इनका निर्माण होता है। शरीर के भीतर इनका निर्माण होता है युग्मनज का। युग्मनज कैसे बनता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बनता है युग्मनज। और यह अलैंगिक चल बीजाणु किससे बनते हैं? ये आपको बताना है कोशिका दरों के विभाजन से बनते हैं। ठीक है, यानी इनका निर्माण होता है, अलैंगिक चल बीजाणु का निर्माण अलैंगिक जनन से होता है। ये अगुणित होते हैं, युग्मनज द्विगुणित होता है। ये समयुग्मकी प्रकार के होते हैं। ये गतिशील होते हैं, ये युग्मनज गतिहीन होते हैं। और ये आपको बताना है ये शरीर से बाहर पाए जाते हैं और ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं युग्मनज। ये अब अगला सवाल इन्होंने पूछा है युग्मक जनन और भ्रूणोद्भवन के बीच अंतर। जो युग्मक जनन है और भ्रूणोद्भवन है उसके बीच में अंतर पूछा है। भ्रूणोद्भवन के बीच में युग्मक जनन मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसको कहते हैं युग्मक जनन। और भ्रूण यानी युग्मनज से भ्रूण बनता है। युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण बनता है, उसको कहते हैं भ्रूणोद्भवन। इस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस समय कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। इस समय कैसा विभाजन होता है? समसूत्री। इस समय कोशिका विभेदीकरण की घटना होती है। कोशिका विभेदीकरण की घटना होती है। कोशिका विभेदीकरण की घटना होती है और उत्तक और अंग बनते हैं। उत्तक और अंगों का निर्माण होता है। इस समय कोशिका विभेदीकरण की घटना नहीं होती है। जो कोशिका विभेदीकरण की घटना है वो नहीं होती है। कोशिका विभेदीकरण की घटना नहीं होती है। इसमें दो तरह के युग्मक बनते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक। इसमें युग्मनज से भ्रूण बनता है। युग्मनज से भ्रूण बनता है। यह आपको बताना निषेचन पूर्व घटना है। ये निषेचन पूर्व घटना है और ये निषेचन पश्चात घटना है। ये निषेचन पश्चात घटना है। ये निषेचन पश्चात घटना है। ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें कोशिका विभेदीकरण नहीं होता। इसमें कोशिका विभेदीकरण की घटना होती है भ्रूणोद्भवन में और उत्तक और अंग बनते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक जनन के समय। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। ये बताना बच्चों डिफरेंट। अगला सवाल है निषेचन पश्चात घटनाओं, जो परिघटनाएं हैं उनके परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। निषेचन पश्चात कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? निषेचन पश्चात दो घटनाएं हैं। कितनी हैं? निषेचन पश्चात दो घटनाएं हैं। एक अपन कह रहे हैं सबसे पहले तो है भ्रूणोद्भवन। क्या है? भ्रूणोद्भवन, यानी भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूणोद्भवन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। ये दोनों घटनाएं निषेचन पश्चात होती हैं। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि पुष्पों के वनस्पतिक नाम लिखो। 5 पुष्पों के वनस्पतिक नाम लिखो। ये आपको ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं। पुष्पों के वनस्पतिक नाम लिखो जिनको आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हो। तो 5 पुष्पों के वनस्पतिक नाम है। जैसे 1 2 मैं लिख देता हूं ट्यूलिप। क्या लिख देता हूं? ट्यूलिप। दूसरा हेलियंथस, सनफ्लावर का हेलियंथस, हेलियंथस सूर्यमुखी का। फिर उसके बाद में ब्रेसिका, ब्रेसिका मस्टर्ड का है। फिर चाइना रोज का है हिबिस्कस रोजा साइनस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, रोजा साइनेंसिस। ये आपको नाम याद रखने बच्चों। ठीक है, साल्मोनेला ट्यूबरोसम, लाइकोपार्सिकम एस्कुलेंटम, ये बहुत सारे हैं। ठीक है,
अब एक लिंगी पादप का नाम लिखना है आपको, किसी भी एक लिंगी पादप का नाम लिखना है। बताओ क्या होता है? पपीता। क्या है? पपीता है, खजूर है। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं बच्चों। आप वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।